नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि मोदी जी बीते 8 वर्षों में कर क्या रहे थे? मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी पिछले 8 वर्षों में बड़ी बड़ी देश में चुनावी रैलियां कर रहे थे और इन रैलियों में बड़ा बड़ा ऐलान कर रहे थे कि मैं आपके राज्य में 3 आईआईएम्स बना दूंगा, 2 आईआईटीज बना दूंगा, एम्स जैसे बड़े अस्पताल बनाऊंगा, फर्टिलाइजर के कारखाने शुरू करूंगा, स्टील फैक्ट्री डालूंगा और भी जो कुछ आसमान के नीचे सोचा जा सकता था वो सब स्पार्क जनता को मोदी जी दिखा रहे थे। और उसके बाद चुनाव होते थे और अक्सर पार्टी जीत जाती थी और लोग वोट देकर भूल जाते थे कि मोदी जी ने वायदे क्या किए थे, पूरे भी हुए कि नहीं हुए। पर दोस्तों, ये सिलसिला जैसे अब टूट रहा है और अब मोदी के वायदों को लेकर, मोदी के ऐलान को लेकर जनता सवाल कर रही है, सड़कों पर है और जगह जगह पोस्टर रख रहे हैं। अब दोस्तों, ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है मोदी जी से सवाल करने का, उनको पोस्टर दिखाने का, आईना दिखाने का कि आपने इस योजना का क्या किया, आपके इस वायदे का क्या हुआ, और ये जो ट्रेंड है ये शुरू हो चुका है हिंदुस्तान में। दक्षिण भारत के कई शहरों में देखा जा रहा है जहां जहां मोदी जी जा रहे हैं, या फिर उत्तर भारत में, खासकर उन राज्यों में जहां पर भाजपा की पुलिस नहीं, जिन राज्यों में, वहां पर लोग अब सड़कों पर आ रहे हैं। और आज जब वो हैदराबाद गए और हैदराबाद में मोदी जी ने जब कार के बाहर देखा तो शहर जैसे पोस्टरों से पटा पड़ा था और हर चौराहा मोदी जी से सवाल कर रहा था कि उस अस्पताल का क्या हुआ, उस स्टील फैक्ट्री का मोदी जी क्या हुआ, इस जो वायदा जो आपने ये पूरा किया था कि ये आईएम बनेगा या आईटीआर बनेगा, इसका क्या हुआ। जाहिर तौर पर मोदी जी कहीं ना कहीं इस आलोचना को लेकर, इन सवालों को लेकर भीतर ही भीतर तिलमिलाए और उन्होंने कहा, यह आलोचना नहीं है, ये तो अपशब्द हैं, ये तो गाली दी जा रही है मोदी को। और मोदी की गाली का मतलब है कि अगर मोदी को गाली तो बीजेपी को गाली, देशभक्त को गाली, राष्ट्रभक्त को गाली। और ये बात उन्होंने अपनी रैली में कह दी कि जो लोग कुंठित हैं उनको गाली दे रहे हैं। अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। अब दोस्तों, मोदी जी शहर में हों और रैली करने जा रहे हों और हर चौराहे पर, या यूं कहूं कि हर चौराहा एक सवाल बन जाए, हर चौराहा अगर मोदी जी को आईना दिखाए कि आपके उस वायदे का क्या हुआ, आपकी उस घोषणा का क्या हुआ, तो ये बीजेपी के लिए बहुत परेशानी का सबब है। और अगर ये ट्रेंड बन गया, एक ट्रेंड सेटर बन गया कि पता चला कि फिर उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मोदी जी के लिए। और इसीलिए, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है, जनता के सरोकार से सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए एक बार ये देख लें कि वो पोस्टर क्या थे और वादे क्या थे। मुश्किल से चंद सेकंड लगेंगे, उसको समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं और भी कई खुलासे हैं। तो पहले देखते हैं कि हैदराबाद में हर चौराहे पर वो जो आईना दिखाया जा रहा था वो क्या था। मिसाल के तौर पर मोदी जी ने वादा किया था कि वहां पर एक स्टील फैक्ट्री डालेंगे, और ये वादा जो था ये मोदी जी का वादा नहीं था, सरकार का वादा था। जब राज्य बने थे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वहाँ एक स्टील फैक्ट्री आनी थी, लेकिन अभी तक स्टील फैक्ट्री नहीं आई। इसलिए यह सवाल किया गया कि वेयर इज़ द स्टील फैक्ट्री। इसी तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
डिज़ाइन ये बनना था इस राज्य में, लोगों ने कहा कि वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ है मोदी जी। इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी इन्वेस्टमेंट रीजन, क्योंकि वैसे भी हैदराबाद में और साइबराबाद में बहुत सी आईटी फर्म्स हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट रीजन बनना था। तो ये भी सवाल चौराहे चौराहे पर लोगों ने किया, खासकर यूथ ने, कि वेयर इज़ दैट ITIR, कहाँ है वो। इसी तरह से एक नई सिटी बननी थी और वो फार्मा सिटी थी, जहाँ दवाइयों की एक नई तरह से आप कह सकते हैं फैक्ट्रियाँ लगनी थी फार्मास्यूटिकल, उसके लिए असिस्टेंस देनी थी मोदी जी को। तो लोगों ने कहा वो पैसा कहाँ है मोदी जी। और तो और सबसे ज़्यादा जो आक्रोशित थे वो मजदूर थे और कारीगर थे, हैंडलूम से जुड़े हुए, और वो तो सड़कों पर आ गए और उन्होंने भी एक पोस्टर लगा दिए, जिस पोस्टर में था मोदी जी नो एंट्री। आप GST खत्म करेंगे 5% जो आपने अभी लगाई है, या नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो वापस जाइए, नो एंट्री। अब ये जो एक तरह का पब्लिक एंगर कह लीजिए, या लोगों का सड़क पर आकर सवाल करना, हिंदुस्तान इस दौर में पहली बार देख रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, बीजेपी का ये कहना है कि क्योंकि तेलंगाना यानी हैदराबाद में, दक्षिण भारत में गैर भाजपा सरकारें हैं, खासकर हैदराबाद में जो KTR हैं, जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उन्होंने ये कैंपेन कर दिया। लेकिन मेरा यहाँ कहना है कि अगर आप भाजपा शासित राज्यों में जाएंगे, जैसे उत्तराखंड है या हिमाचल प्रदेश है, हर ज़िले में जो यूथ है, जो बेरोज़गार युवा है, वो धरने पर, प्रदर्शन पर बैठा हुआ है। अगर आप गुजरात, मोदी जी का होम स्टेट देखेंगे, तो यहाँ तो इंतहा हो गई है। ऐसा कोई कर्मचारी, ऐसा कोई विभाग नहीं है सरकारी जो सड़कों पर ना हो, तमाम मांगों को लेकर। कारखाने बंद हो रहे हैं और जितने भी मानक हैं, जितने भी इंडेक्स हैं इकोनॉमी के, सब नीचे जा रहे हैं। और ये वो मोदी हैं जिन्होंने इस मुल्क से कहा था और वादा किया था $5 ट्रिलियन इकॉनमी का, $5 ट्रिलियन इकॉनमी का वादा किया। एक बार एक नज़र देख लेते हैं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, कि हमारा ये जो 5 ट्रिलियन का वादा मोदी जी ने किया था, उसका हल किया है महंगाई का, बेरोजगारी का। और यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे, आपके, सबके बच्चों का भविष्य यही आंकड़े हैं जो बताएंगे कि हिंदुस्तान किस रास्ते पर उतर रहा है इस वक्त। ज़रूर देखिए, और मैं आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा, चंद मिनट लूँगा, मुश्किल से 2 मिनट। दोस्तों, कहाँ तो मोदी जी ने इस मुल्क से वादा किया था, सब्ज़बाग दिखाए थे कि वो ज़मीन पर चांद उतार लाएंगे, और कहाँ हाल ये है कि आज की तारीख में अगर आप आम गृहिणी से बात करें तो फल और सब्जी के लिए कहीं ना कहीं दिल घबरा जाता है जब आदमी मंडी जाता है। पहले हम महंगाई देखते हैं, इन्फ्लेशन देखते हैं, और इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है, अगर आप ये देखें, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जनवरी 2020 में, 2 साल पहले, ये जो इन्फ्लेशन था होल सेल की, अगर मैं बात करूँ, अगर होल सेल को हम बेंचमार्क लेते हैं, 4% इन्फ्लेशन, 4% महंगाई थी। और अप्रैल 2022 में ये जो 4% था 15% हो गया। ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा इस वक्त आप कह सकते हैं महंगाई इस तरफ बढ़ रही है। अब बेरोज़गारी का हाल देख लीजिए। बेरोज़गारी में आपने अग्निवीर का हश्र देखा। आए दिन दिल हमारा दुखता है जब हम देखते हैं कोई ना कोई नौजवान हमारे यहाँ सुसाइड कर रहा है, रोज़गार को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर। जिस वक्त मोदी जी आए थे, यानी मनमोहन सिंह से उन्होंने राजपाट लिया था, उस वक्त अगर हम आंकड़ा देखें तो 5.4%, 5% बेरोज़गारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था। और 2 ही साल में ये बढ़कर 8.72 हो गया, यानी 9% टच करने लगा। ऑलमोस्ट दुगना तो नहीं करूँगा, लेकिन दुगने के करीब। और उसके बाद से संभालने की कोशिश की गई, लेकिन जॉब क्रिएट नहीं हुए इस देश में। और आज शायद सबसे बड़ी समस्या जिसका सामना हिमाचल में करना पड़ रहा है, जहाँ पर 9 लाख से ज़्यादा बेरोज़गार यूथ हैं, जबकि वहाँ की जो जनसंख्या है वो 68-70 लाख है। 70 लाख में 9 लाख बेरोज़गार यूथ हैं हिमाचल में। ये स्थिति है जहाँ कल ही पोलिंग हुई है। बहरहाल ये बेरोज़गारी का आंकड़ा था। एक बार निर्यात देख लेते हैं, क्योंकि निर्यात और आयात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। हम कितना सामान विदेश को भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये भी देख लेते हैं एक बार।
जॉब क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है, इसका एक सबसे बड़ा जो पैमाना है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ही है, क्योंकि यहाँ पर वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। और उसके अगर आप देखें, आंकड़ा देखें, तो एक्सपोर्ट्स जो हमारे हैं 400 बिलियन डॉलर से, और इम्पोर्ट जो है वो 600 बिलियन, 200 बिलियन डॉलर का डेफिसिट फ़र्क है। हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। और सबसे जो एक गंभीर मामला है, सबसे जो मुश्किल बात जो सामने उभर कर आ रही वो ये कि हमारा ये ट्रेड उस चाइना से सबसे ज़्यादा हो रहा है जो हमारी छाती पर, सीमा पर खड़ा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिस पर मोदी जी ने होंठ सिल रखे हैं। अब बात कर लेते हैं औद्योगिक उत्पादन की, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की। और इसको लेकर मोदी जी ने कहा था कि हम चीन की जो फैक्ट्रियां हैं, जो चीन के जो कारखाने हैं, वो हम भारत लेके आएंगे। यानी भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश होगा, औद्योगिक उत्पादन करने वाला। सबसे ज़्यादा कारखाने यहाँ होंगे क्योंकि हमारे पास यूथ है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। ये बात कही थी, लेकिन देख लेते हैं कहाँ तो दुनिया में नंबर 1 होने की बात कर रहे थे, चाइना को सब्सटीट्यूट करने की बात कर रहे हैं। आंकड़े क्या बताते हैं? अगर आप आंकड़े देखें, जो इंडेक्स है 2018-19 में 130 था, 130, और वो गिर कर 118 पे आ गया। यानी ये भी स्लाइड कर रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर सहजता से, आसानी से समझाने की कोशिश करूं, कारखाने कम लग रहे हैं और जो लग रहे हैं वो चल नहीं रहे, जो चल रहे हैं उनमें से कई बंद हो रहे हैं। तो जब कारखाने बंद होंगे, नए नहीं खुलेंगे, तो मजदूरों का क्या होगा, इकॉनमी का क्या होगा, कमाई का क्या होगा, मुल्क की आमदनी का क्या होगा। अब मोदी जी के कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। वो सब स्पार्क जो मोदी जी ने हर मंच से बार बार हर हिंदुस्तानी को दिखाए। ये शेर आपको याद आ रहा है? सोचिए ज़रा, ये शेर जो एक टाइम पर हर जगह हेडलाइन था, हर पहले पेज में, हर अखबार के इश्तिहार में पहले पेज में शेर दिखता था, हर शहर के चौराहे पर ये शेर रहता था, पोस्टर पे, बैनर पे। ये शेर कहाँ चला गया? ये शेर था मेक इन इंडिया का। और मेक इन इंडिया का क्या हाल हुआ, क्या हश्र हुआ, आपने अभी देखा। जो मैंने आंकड़े आपको औद्योगिक उत्पादन के देखा है। डिजिटल इंडिया, और डिजिटल इंडिया में मोदी जी ने कोशिश करी कि अंबानी से बात करें, अडानी से बात करें। उन्होंने कोशिश करी कि हम किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बने, हम सॉफ्टवेयर का हब बने, हम हार्डवेयर का हब बने, डिजिटल इंडिया का हब बने। हालत क्या है कि उनके होम स्टेट में जो गुजरात है, जो पहले से बहुत आगे है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, वहाँ पर भी उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है। और इसलिए वो महाराष्ट्र से 2 प्रोजेक्ट ले गए। एक एयरबस का प्रोजेक्ट ले गए, एक फॉक्सकॉन मोबाइल की चिप बनाने का एक प्रोजेक्ट ले गए। यानी महाराष्ट्र को नाराज़ करके उन्हें गुजरात प्रोजेक्ट ले जाने पड़े। तो जो व्यक्ति, जो नेता अपने होम स्टेट में, और वो भी गुजरात जैसे में जहाँ प्रोजेक्ट नहीं दे पा रहा है, तो सोचिए कि इंडस्ट्री का क्या हाल होगा और डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया का क्या आलम होगा। और अब बात कर लेते हैं स्किल इंडिया की। अब मोदी जी का एक और बड़ा सपना जो उन्होंने देश को दिखाया, खासकर यूथ को दिखाया, स्किल इंडिया। और स्किल इंडिया में जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो था कि हर तरह के स्किलफुल, डेक्स्ट्रस यूथ हम जो है प्रोड्यूस करेंगे, उनको सिखाएंगे, अलग अलग स्किल्स सिखाएंगे। और उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों को विदेश में नौकरी मिलेगी, यहाँ कारखानों में नौकरी मिलेगी। लेकिन स्किल इंडिया में दरअसल जो हकीकत रही मोदी सरकार की वो ये रही, मंत्री बदलते चले गए, एक के बाद एक मंत्री बदला, मंत्रालय नहीं बदला, वही फाइलें रुकी रहीं। और अगर स्किल इंडिया में हिंदुस्तान ने या मोदी जी के सपने ने कहीं ना कहीं एक रूप लिया होता, रफ्तार पकड़ी होती, तो दोस्तों आज यूथ हमारे यहाँ खुदकुशी न कर रहे होते। अब दोस्तों ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं मोदी जी या मोदी सरकार के लिए, एक पहाड़ की तरह, हिमालय की तरह, और जहाँ लोग अब हिम्मत करके सड़कों पर आ रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, पोस्टर दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, हूटिंग हो रही है, नारेबाजी हो रही है, और लोग धरनों पर हैं, कर्मचारी सड़कों पर है, यूथ जो है वो कहीं ना कहीं आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। कई राज्यों में, कई जिलों में अगर आप चले जाएं, इसकी जड़ में कहीं ना कहीं इकॉनमी है, एक जर्जर अर्थव्यवस्था इसकी जड़ में आपको मिलेगी। और मोदी जी बार बार, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो जीएसटी का नेटवर्क हो, चाहे वो उनके स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट्स हों, कहीं ना कहीं वो अपनी इकोनॉमिक
डिसीशंस में, पॉलिसीज़ में बुरी तरह फेल हुए हैं। अगर आप उसको नरसिम्हा राव से कंपेयर करें, अगर आप उसको वाजपेयी सरकार से कंपेयर करें या मनमोहन सरकार से कंपेयर करें, आपको न्यूट्रल, तटस्थ जो अर्थशास्त्री हैं वो बताएंगे कि ये सरकार कहीं ना कहीं आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह विफल हुई। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में नवरत्नों को जगह नहीं दी। जो बेहतर से बेहतर, बेस्ट ऑफ बेस्ट जो इकोनॉमिक माइंड था, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंडियंस हों, चाहे वो MIT बोस्टन में हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंक्स में हो, ऐसे लोग जो हिंदुस्तान की इकॉनमी समझते थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे कई लोग थे जिनसे मोदी जी संपर्क कर सकते थे, उन्हें हिंदुस्तान ला सकते थे, और जिनको लाए भी वो नाराज होकर वापस चले गए, उनका भी मैं नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आज की तारीख में मोदी जी की टीम क्या है, वो टीम मोदी क्या है जो इस जर्जर अर्थव्यवस्था से लड़ रही है, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। एक हिंदुस्तानी के नाते आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होगा, निराशा होगी। और उसकी वजह यह है कि आज जो लोग जिनके हाथ में लगाम है अर्थव्यवस्था की, देश की, उसमें एक भी अर्थशास्त्री नहीं है। मिसाल के तौर पर पहला नाम देखिए, निर्मला सीतारमन। अब निर्मला सीतारमन जो 2 टर्म से देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी अर्थव्यवस्था की हर पॉलिसी, हर फाइल उनके मेज से जाती है, उनके दस्तखत से आगे बढ़ती है। असल में कई भ्रम हैं इनके बारे में। लोग कहते हैं कि ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। दरअसल ये नहीं है। ये साहब हैं, इनके जो पति हैं पराकला प्रभाकर, इनके जो हस्बैंड हैं वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के थे, और वो एक इकोनॉमिस्ट थे जो आज की तारीख में अपने पत्नी के ही सबसे प्रखर आलोचक हैं। आप इनके YouTube में जाके सुन सकते हैं कि किस तरह ये धज्जियां उड़ा रहे हैं मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की। निर्मला सीतारमन के पति, निर्मला सीतारमन तो दरअसल JNU से ड्रॉप आउट हैं। वो PhD करना चाह रही थी इकोनॉमिक्स में, पूरी नहीं हुई, लंदन चली गई अपने पति के साथ, वहाँ छोटी मोटी नौकरी करी, और कोई बड़ा असाइनमेंट इनको इकोनॉमी से नहीं मिला। सिर्फ मोदी जी ने इनको सीधे देश का वित्त मंत्री बना दिया, और कोई क्वालिफिकेशन और कोई मेरिट नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये तस्वीर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। और RBI का जो गवर्नर है वो फिनेंस मिनिस्टर के बाद दूसरा आदमी होता है मुल्क में जो अर्थव्यवस्था को संभालता है, समझता है। अब कल्पना कीजिए कि जिस वक्त देश की अर्थव्यवस्था जर्जर हो, उस वक्त आपको मनमोहन सिंह चाहिए, अमर्त्य सेन चाहिए, कोई एक इकोनॉमिक जाइंट चाहिए। उस वक्त RBI का जो गवर्नर है वो उर्जित पटेल नहीं है, वो तो फिर भी पढ़े लिखे थे, इकोनॉमी को समझते थे। आज की तारीख में RBI के गवर्नर MA इन हिस्ट्री, इतिहास के छात्र हैं। इतिहास के छात्र को मोदी जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। दरअसल ये जो शक्तिकांत दास हैं, IAS हैं, ये मोदी जी के करीब थे, उड़ीसा के में पैदा हुए, उड़ीसा के रहने वाले हैं, IAS हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो उड़ीसा लॉबी है उससे कहीं ना कहीं जुड़े थे, और वफादार हुए, और वफादार का इनाम जो इनको मिला वो RBI का गवर्नर बना दिया जब ये रिटायर हुए। MA इन हिस्ट्री, RBI गवर्नर। अब देश की फिनेंस मिनिस्टर जो है उनकी डिग्री देख ली, उनका एक्सपीरियंस आपने देख लिया। जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, जिन पर बहुत दारोमदार है अर्थव्यवस्था को संभालने का, वो MA हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, IAS अधिकारी रहे, और वफादार हैं प्रधानमंत्री के। एक और पद की बात कर लेते हैं, पोस्ट की बात कर लें, की पोस्ट है जहाँ तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। अब यूँ तो कई इकोनॉमिक एडवाइज़र मोदी जी ने बदल दी, लेकिन जो इस वक्त हैं वो हैं V अनंथा नागेश्वरन। अभी जो नागेश्वरन साहब हैं, दरअसल ये मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, यानी ये MBA और IM कह सकते हैं आप, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। अब दोस्तों फेहरिस्त बहुत लंबी है, और मैं अगर नाम गिनाने लगूंगा तो फिर आप कुछ ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो एक मोटा मोटी मैंने आपको तस्वीर दी कि जड़ में आखिर क्या है, कि आपके पास वो नवरत्न नहीं है जो नेहरू के पास थे, अकबर के पास थे, राजा विक्रमादित्य के पास थे, वाजपेयी के पास थे, नरसिम्हा राव के पास थे, या मनमोहन सिंह के पास। आपके पास आज वो नवरत्न नहीं है। देश में रत्न तो हैं, मोदी जी को पसंद नहीं है। मोदी जी के लिए जो सबसे बड़ी
परेशानी है, दिक्कत है वो ये है कि ऐसा ना हो जाए कि जो हैदराबाद में आज हुआ या उससे पहले एक आध जगह हुआ था, कहीं जनता सड़कों पर आके सवाल करने लग गई तो फिर क्या होगा। क्योंकि इस दिसंबर से अगले दिसंबर के बीच में कई राज्यों के चुनाव हैं। गुजरात, हिमाचल तो अभी दिसंबर में निपट रहा है, उसके बाद कर्नाटक है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ और भी कई राज्य हैं। और अगर ये दौर सवालों का चला, ये जनता का जो सब्र का बांध है इसमें अगर दरार पड़ने लगी, दरकने लगा, टूटने लगा और लोग सामने आके सवाल करने लगे कि आपके उन वायदों का क्या हुआ, उन ऐलान और घोषणाओं का क्या हुआ, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सत्ता पक्ष के लिए, बीजेपी के लिए। और शायद इसीलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बीच बीच में जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं सहजता के साथ सामने रखूं कि वाकई देश के सामने चुनौतियां क्या हैं, हमारे आपके सामने क्या चुनौतियां हैं जो अक्सर दिखती नहीं हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत असर करती हैं हमारे दिनचर्या पे, हमारी जीवनचर्या पे। तो मैं अपडेट करता रहूँगा। कमेंट्स आप ज़रूर भेजें और ख़ासकर जो इकॉनमी को जानते हैं वो तो ज़रूर भेजें कमेंट्स और आइडियाज़। और इस बेल आइकॉन को आप क्लिक करिए, नोटिफिकेशन मिलेगा। कुछ लोगों का कहना था कि नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, फिर से आप उसको क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए क्योंकि ये गोदी मीडिया इस तरह की वीडियो बनाती नहीं है, दिखाती नहीं इसको, इसलिए आपका फ़र्ज़ है कि इनको शेयर करिए। और आखिर में बस मैं इतना ही कहूँगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।